पार्ट 1 सेमेस्टर 2 LLB 4 ईयर्स के नोट्स व्हाट्सएप से बाय कर सकती हैं। वेलकम टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। ये जो सवाल आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये 5 इयर्स लॉ जब हुआ करता था उसका जो पार्ट 3 है उसी के ये सवाल आता है। बेसिकली जो आप लोग अभी सेमेस्टर 2 पार्ट 1 में जो कोर्स पढ़ रहे हैं क्रिमिनल लॉ का, ये पार्ट 3 में आया करता था LLB 5 इयर्स लॉ में। इसीलिए मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी के 5 इयर्स लॉ के पार्ट 3 के सवाल यहाँ पे डाले हुए हैं। 2020 में सवाल आया है व्हाट इज़ द डेटरेंस थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, यानी कि इन्हीं थ्योरीज़ में से किसी भी एक थ्योरी के ऊपर वो आपको सवाल दे सकते हैं। Whether the punishment prescribed under the Islamic law are deterrent in nature, यहाँ पे ये भी पूछ रहे हैं कि इस्लामिक लॉ में जो पनिशमेंट्स के बारे में बातें बताई हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं हमें। उसके अलावा डिस्कस इन डिटेल, यानी कि ये आपको कह रहे हैं एक लंबा सा आंसर डिस्कस करें। बेसिकली आपको यहाँ पे सिर्फ डेटरेंस थ्योरी अकेले एक्सप्लेन नहीं करनी, बल्कि पूरा थ्योरी वाला टॉपिक एक्सप्लेन करना है जिसमें सारा कुछ कवर्ड हो। उसके अलावा 2019 का जो हमारा पेपर है उसको भी देख लेते हैं। डिस्कस इन डिटेल द वेरियस थ्योरीज ऑफ द पनिशमेंट एंड देयर एनफोर्समेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो यहाँ पे आप 2 चैप्टर्स को कंबाइन कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि ये आपको थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट का भी पूछ रहे हैं, उसके अलावा आप चाहें तो इसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वाला चैप्टर भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पोर्शन मैंने जिस वीडियो में डाला है उस वीडियो का पार्ट मैं यहाँ पे लगा दूँगी जहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रॉपर्ली डिस्कस्ड है। आप चाहें तो वहाँ से वो वीडियो लेके इसमें डाल सकते हैं कंटेंट। बहरहाल मेरा बताने का मकसद ये है कि आप थ्योरी ऑफ पनिशमेंट के अंदर डिफरेंट चैप्टर्स को भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको स्टार्टिंग करते हैं इंट्रोडक्शन से। Punishments is a legal consequence imposed on a person who commits a crime. Punishment क्या होती है? Punishment एक इंसान पे तब लगती है जब कोई इंसान या पर्सन क्राइम कमिट करे। Consequences का मतलब है नतीजा, यानी कि उसकी हरकतों का नतीजा है पनिशमेंट। यानी कि एक पर्सन को पता है कि वो क्राइम कर रहा है तो उसी का नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि उस पर्सन को पनिशमेंट मिलेगी, सज़ा मिलेगी जो क्राइम करेगा। Every legal system uses punishment to maintain law and order, protect society and enforce justice. पूरे दुनिया में जितने भी लॉज हैं सब में इस तरह का लीगल सिस्टम बनाया गया है कि हर लीगल सिस्टम के अंदर आपको पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। पनिशमेंट्स क्यों रखी गई हैं? ताकि उस मुल्क में लॉज, ऑर्डर, प्रोटेक्शन हो, सोसाइटी में जस्टिस कायम रहे। इसीलिए पनिशमेंट हर लीगल सिस्टम में लाजमी मौजूद है। चाहे आप UK का लीगल सिस्टम देखें, USA का, चाइना का, इंडिया का, किसी का भी लीगल सिस्टम लॉ का स्ट्रक्चर उठा के देख लें तो आपको वहाँ पे पनिशमेंट ज़रूर मिलेंगी। किसी भी क्राइम के ऊपर पनिशमेंट लाजमी होंगी। और क्यों रखी गई पनिशमेंट? ताकि जस्टिस एंड सोसाइटी मेंटेन रहे मुल्क में। डिफरेंट थ्योरीज एक्सप्लेन व्हाई ऑफेंडर्स शुड बी पनिश्ड एंड व्हाट ऑब्जेक्टिव्स पनिशमेंट्स शुड अचीव। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ऑफेंडर्स हैं, ऑफेंडर्स कौन है? वो क्रिमिनल्स जो क्राइम करते हैं, ठीक है। जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनको डिफरेंट थ्योरीज के अकॉर्डिंग उनको पनिश किया जाएगा। यानी कि हम थोड़ी डिफरेंट थ्योरी जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हर ऑफेंडर को डिफरेंट वे में पनिश किया जाता है। क्या है इन थ्योरीज़ में, ये सारा कुछ हम जानेंगे। साथ में इसमें ये भी बताया गया है कि इन थ्योरी से हम कौन सी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, यानी कि क्या चीज़ अचीव करना चाहते हैं, वो चीज़ भी हमें पता चलेगी। अब आपने यहाँ पे मीनिंग ऑफ क्राइम के ऊपर डिस्कस करना है। मीनिंग ऑफ क्राइम का मतलब बताना है। क्राइम का मतलब है कि ऐसा एक्ट या ओमिशन जिसके बारे में लॉ ने मना किया है और हम फिर भी वो क्राइम कर दे तो पनिशमेंट मिलती है। बेसिकली क्राइम के बारे में हमने जनरल बातें लिखनी। क्राइम के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा वीडियो बनाई है मैंने। क्राइम का मतलब ये है कि एक ऐसा एक्शन जिसको लॉ ने भी मना किया फिर भी हम वो एक्शन कर दें। जैसे कि लॉ ने कहा है हमने थेफ्ट, चोरी नहीं करनी, फिर भी अगर आप चोरी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अब आपको लॉ की तरफ से पनिशमेंट भी मिलेगी। डेफिनेशंस यहाँ पे मैंने 3 दी हैं।
एक है ब्लैक स्लॉ डिक्शनरी की डेफिनेशन, इसमें हमने बताना है क्राइम का मतलब है एक ऐसा एक्ट जिसको लॉ ने फॉरबिडन किया हो, यानी कि लॉ ने मना किया हो। फॉरबिडन का मतलब है मना करना, रोकना किसी को। लॉ लेक्सिकॉन कहते हैं एन एक्ट हार्मफुल टू सोसाइटी और द स्टेट एंड पनिशेबल बाय लॉ, कि क्राइम वो एक्शन है, वो हरकत है जो सोसाइटी के लिए बड़ी हार्मफुल होती है, सोसाइटी को बड़ा नुकसान देती है, और ऐसे एक्शंस के ऊपर लॉ जो है लोगों को पनिशमेंट देता है। कैनी कहते हैं अ क्राइम इज़ अ रॉन्ग अगेंस्ट द पब्लिक फॉर विच द ऑफेंडर इज़ लायबल टू पनिशमेंट। कैनी कहते हैं कि क्राइम एक ऐसा रॉन्ग या गलत एक्शन है जो हम नॉर्मली पब्लिक के ख़िलाफ़ ही लेते हैं, यानी कि एक पर्सन जो है क्राइम जब करता है तो ज़ाहिर है पब्लिक के ऊपर करता है वो क्राइम, तो उसको पनिशमेंट मिलती है। अब यहाँ पे पब्लिक का नाम क्यों लिखा है कि जब भी एक पर्सन चोरी अगर करेगा, चाहे वो किसी प्राइवेट पर्सन के घर में भी घुसे, तो वो बात प्राइवेट नहीं रहती, वो बात अखबारों तक जाती है और उस इलाके में रहने वाले सारे लोग उस एक हादसे की वजह से, उस चोरी के एक हादसे की वजह से खुद भी डर के रहने लगते हैं। अब अगर किसी एक्शन की वजह से सारा इलाका अगर डर के रहने लग जाए या परेशान होने लग जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्शन सिर्फ प्राइवेटली नहीं रहा बल्कि पब्लिक एक्शन हो गया है, और ऐसी सिचुएशन पे सज़ा लाजमी मिलनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि सिविल केसेस हमेशा प्राइवेट होते हैं, और ये भी कहा गया है हमेशा कि क्रिमिनल केसेस हमेशा पब्लिक ही होते हैं। चाहे आपने किसी प्राइवेट पर्सन की प्रॉपर्टी में घुस के चोरी की हो, लेकिन उसका असर उस पूरे इलाके के लोगों पे पड़ेगा, सारे लोग डर जाएंगे उस एक चोरी की वजह से। इसीलिए जो भी केस होता है क्रिमिनल कैटेगरी में वो हमेशा पब्लिक को असर करता है, इसलिए बात यहाँ पे लिखी है। अब हम आ जाते हैं मीनिंग ऑफ पनिशमेंट पे। पनिशमेंट इज़ अ लीगल पेनल्टी इम्पोज्ड अपॉन अ पर्सन हु कमिट्स अ क्राइम। पनिशमेंट का मतलब ये है, पनिशमेंट होता है लीगल पेनल्टी। पेनल्टी पहले समझ लें, पेनल्टी को कहते हैं पनिशमेंट, लीगल को कहते हैं कि ऐसी पनिशमेंट जो लॉ ने खुद लगाई हो। ठीक है, अगर ये लफ्ज़ लीगल ना लिखा आता, सिर्फ पेनल्टी होता, तो इसका मतलब है पनिशमेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ बताया गया है कि पनिशमेंट का मतलब है कि लॉ की तरफ से एक पर्सन के ऊपर पनिशमेंट लगाई गई है। इम्पोज को कहते हैं लगाई गई है। क्यों लगाई गई है? क्योंकि उसने क्राइम को कमिट किया, यानी कि क्राइम किया है। क्राइम करने को हम कमिट कहते हैं। फिर आता है हमारे पास डेफिनेशंस। अब डेफिनेशंस मैंने 4 लोगों की यहाँ पे दी हैं, आप इनमें से किसी एक की याद कर लें। Law and lexicon. Punishments is a penalty imposed on violation of law. Law lexicon वाले कहते हैं कि पनिशमेंट एक तरह की पेनल्टी यानी कि सज़ा होती है जो लगाई जाती है तब जब लॉ की वायलेशन हो। वायलेशन का मतलब है लॉ को तोड़ना, पेनल्टी का मतलब है सज़ा लगना, इम्पोस्ट का मतलब है लगाना। ठीक है, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी क्या कहती है? पनिशमेंट इंक्लूड्स इम्प्रिजमेंट, फाइन्स एंड अदर लीगल सैंक्शंस। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी कहता है कि पनिशमेंट का मतलब सिर्फ नहीं है कि एक बंदे को आप इम्प्रिजमेंट यानी कि जेल में डाल रहे हो। पनिशमेंट्स का ये भी मतलब है कि आप एक बंदे पे बहुत हैवी अमाउंट का फ़ाइन लगा रहे हो, 10 लाख 20 लाख रुपए दे दें क्योंकि इसने ये सज़ा मतलब क्राइम किया है। इसके अलावा और भी डिफरेंट लीगल सैंक्शंस मौजूद हैं। सैंक्शंस हम यूज़ करते हैं पनिशमेंट्स के लिए। ठीक है, ये भी पनिशमेंट्स के लिए यूज़ होने वाला लफ्ज़ है सैंक्शन। ठीक है, लॉर्ड डेनिंग यूके के जज थे। ठीक है, इन्होंने भी डिफरेंट बातें हमें बताई हैं पनिशमेंट के बारे में। पनिशमेंट इन सोसाइटीज़ एक्सप्रेशन और इट्स डिसअप्रूवल ऑफ क्राइम्स। पनिशमेंट इज सोसाइटीज़ एक्सप्रेशन। बेसिकली लॉर्ड डेनिंग्स क्या ये रहे हैं कि पनिशमेंट होती क्या है? पनिशमेंट बेसिकली सोसाइटी की तरफ से एक अप्रूवल है कि इस बंदे ने ये क्राइम किया है तो फिर इसको ये सज़ा मिलनी चाहिए। ये बात हमें लॉर्ड डेनिंग समझा रहे हैं। सोसाइटी डिसअप्रूवल ऑफ क्राइम मतलब लॉर्ड डेनिंग आसान तरीन अल्फाज में हमें ये बात सिखा रहे हैं कि एक सोसाइटी में सारे लोग जो रह रहे हैं किसी बंदे की गलत हरकत को डिसअप्रूव कर रहे हैं, यानी कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मैं इसके आसान एग्जांपल दे सकती हूँ कि आपने किसी के घर में जाके चोरी की है, आप अपने ये बात किसी दोस्त को बताओगे, क्या वो बात सुन के खुश होगा? उल्टा आपको डांटेगा। यही बात अपने पेरेंट्स को आप लोग बताएंगे कि हमने चोरी की है, वो आगे से आपको 2-3 लगा भी देंगे कि ये क्या हरकत की है।
ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे पेरेंट्स और हमारे दोस्त, क्यों गुस्सा हो रहे हैं हम पे? क्योंकि हम सोसाइटी की वो चीज़ कर रहे हैं जिसको सोसाइटी अप्रूव नहीं करती, सोसाइटी इस चीज़ को गलत समझती है, उसी चीज़ की पनिशमेंट फिर लगती है। ये चीज़ हमें लॉर्ड डेनिंग अपने अल्फाज में समझा रहे हैं। अब हम पढ़ने लगे हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। आपने बताना है कि इस सिस्टम में लॉज मौजूद होते हैं, पुलिस होती है, कोर्ट्स होती हैं और प्रिजनर्स को जेल में रखा जाता है क्योंकि उन्होंने कोई क्राइम किया होता है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आप चाहो तो मज़ीद हेडिंग देके भी लिख सकते हो। आप क्या कर सकते हो, लॉ, पुलिस, कोर्ट एंड प्रिजन, इनकी हेडिंग्स बना के इनको एक्सप्लेन भी आप कर सकते हैं लेंथी करने के लिए आंसर को। अब हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के फंक्शंस को पढ़ते हैं, ठीक है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हमने लिखना है प्रोटेक्ट्स लाइफ एंड प्रॉपर्टी, मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर। बेसिकली यहाँ पे बातें ये लिखी हैं कि हमारे सोसाइटी में, हमारे मुल्क में पुलिस के होने से, कोर्ट्स के होने से, लॉ के होने से क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, वो फ़ायदे अभी मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिसमें लॉ, पुलिस और जेल्स और कोर्ट्स वगैरह शामिल होती हैं, इनके होने से ये फ़ायदा होता है कि हमारी ज़िंदगी और हमारी प्रॉपर्टी की हिफाजत हो सकती है, लोग लॉ एंड ऑर्डर के साथ चल सकते हैं, ज़िंदगी जी सकते हैं, स्टेट जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। स्टेट क्या है, हमारी कंट्री, ठीक है। हमारा कंट्री जो है वो बहुत प्रोटेक्टेड रहेगा अगर हमारे मुल्क में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का निज़ाम सेटअप हो, यानी कि पुलिस, लॉ, जेल्स, कोर्ट्स वगैरह मौजूद हों। ये सिस्टम होगा तो स्टेट एंड गवर्नमेंट बहुत अच्छे से फंक्शन करेगी, हमारे सोसाइटी में पीस होगा, स्टेबिलिटी होगी, हमारी सोसाइटी में राइट्स होंगे, लोगों के पास फ्रीडम होगी, कोई किसी की जान नहीं लेगा, पनिशेस क्रिमिनल्स। और ये जब सिस्टम होगा तो ज़ाहिर है क्रिमिनल्स को प्रॉपरली पनिशमेंट मिलने वाले इदारे जब होंगे तो क्रिमिनल्स को जब सज़ाएं मिलेंगी तो फिर क्रिमिनल्स भी कम पैदा होंगे। देखिए, अगर ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिसमें पुलिस, लॉ, कोर्ट्स, ये सारा निज़ाम है, अगर ये नहीं होता तो ये सारे क्रिमिनल्स आपको हर जगह मिल जाते, ठीक है। तो ये सिस्टम है तभी लोग क्राइम नहीं कर रहे, ठीक है। अब ये कहना भी गलत है कि क्राइम नहीं हो रहे, ज़रा क्राइम तो हो रहे हैं, लेकिन अगर ये सिस्टम भी चला गया तो बहुत ज़्यादा जो शरीफ बंदे हैं ना वो भी क्रिमिनल बन जाएंगे। ज़ाहिर है जो शरीफ लोग हैं वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के होने की वजह से वो क्रिमिनल्स नहीं बने, जो हैं ही बुरे लोग उनको तो फिर ज़ाहिर है बहुत बड़ी बड़ी सज़ाएँ मिलती है, फिर जाके वो क्रिमिनल्स इंसान बनते हैं। बहरहाल फंक्शंस अब पनिशमेंट्स पढ़ने लगे हैं। इन फंक्शंस के बारे में H.L.A. हार्ट एक पर्सन है, इन्होंने बहुत ज़्यादा डीप स्टडी की थी इन फंक्शंस के ऊपर कि इन क्रिमिनल्स को किस तरह से पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो आप चाहें तो इनका जिक्र कर लें, नहीं करना चाहते तो सिर्फ फंक्शंस ऑफ पनिशमेंट्स का जिक्र कर दें। इन्होंने बताया कि पनिशमेंट मस्ट बी इन्वॉल्व सफरिंग और हार्डशिप रिजर्व फ्रॉम अ लीगल वायलेंस। अब मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ कि इस पनिशमेंट की फ़ीचर्स के ऊपर क्या बात बोली जा रही है ताकि आसान करके समझ आए। बेसिकली हार्ट हमें यह समझा रहे हैं कि एक इंसान ने जो जुर्म किया है उस जुर्म के अकॉर्डिंग उसको सज़ा मिले। मिसाल के तौर पे खुदा ना करे किसी बंदे ने अगर ज़िना किया है तो ज़िना के अकॉर्डिंग उसको सज़ा मिले, किसी बंदे ने अगर चोरी की है तो चोरी के अकॉर्डिंग सज़ा मिले। आप उसको उस चीज़ की सज़ा नहीं दे सकते जो उसने जुर्म किया ही नहीं है। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने सिर्फ चोरी की है, आप उस पर मर्डर का जुर्म भी लगा दो कि आप उसको को तुमने मर्डर भी किया जबकि उसने किया भी ना हो, और उसको खाम खा आप सज़ा दे रहे हो मर्डर की जबकि उसने तो सिर्फ चोरी की थी। तो यही बात यहाँ पे हमें हार्ट सिखा रहे हैं कि आप उस बंदे को उसी चीज़ की सज़ा दो जो उसने जुल्म किया है, जो उसने गलत हरकत की है, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा पढ़ लेते हैं, इन्वॉल्व सफरिंग और हार्डशिप, कि उस बंदे के गलत एक्शन की वजह से किसी और को सफ़र करना पड़ा, तकलीफ़ गुजारनी पड़ी, हार्डशिप गुजारनी पड़ी। ज़ाहिर है अगर उस बंदे ने चोरी की है जिससे उन लोगों के घर के फाइनेंशियल हालात ख़राब हो गए क्योंकि आपने उनके घर में जाके जेवरात चोरी करके आगे बेच दिए हैं, तो आपकी वजह से अगले को हार्डशिप फेस हुआ, सफरिंग हुई, तकलीफ़ हुई, तो ये चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद हमें ये भी देखना है कि उस बंदे ने कौन से वाले लॉ को वायलेट किया। अगर लॉ का थेफ्ट वाला हिस्सा यानी कि चोरी वाले हिस्से को इसने वायलेट किया, यानी कि लॉ ने क्लियरली कहा चोरी नहीं करनी और इसने वही वाला काम किया कि चोरी कर दी, तो लॉ ने चोरी करने वालों के ऊपर जो सज़ाएं लिखी हैं इस पे वही सज़ा लगेगी। सही है, ये बात भी हमने नज़र में रखनी है, ये बात हमें हार्ट कह रहे हैं। उसके अलावा बी इम्पोज ऑन दी ऑफेंडर, जिस बंदे ने जुल्म किया है या जो क्रिमिनल है जिसने सारा गलत काम किया है उसी पे ही सिर्फ आप सज़ा लगा सकते हो, किसी और को सज़ा नहीं दे सकते। बी इम्पोज्ड बाय लॉफुल अथॉरिटी, और सिर्फ एक लॉ
कि ताकतवर इदारा जिसके पास पावर्स हो उस बंदे को सज़ा देने की, सिर्फ वही उस बंदे पे सज़ा लगा सकता है। यहाँ पे बात ये कोर्ट्स की कर रहे हैं और पुलिस वालों की कर रहे हैं, ठीक है। फॉलो लीगल प्रोसीजर, और हार्ट हमें ये भी कहते हैं कि जब भी किसी बंदे पे आप सज़ा लगाओ तो लॉ के सारे प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाए। बेसिकली लॉ की कुछ किताबें ऐसी होती हैं जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये एक ऐसी किताब है। देखें आप लोग पीपीसी पढ़ रहे हैं, ठीक है, पीपीसी में बताया है कि कौन से क्राइम की कौन सी सज़ा मिलेगी, वो अलग किताब है। लेकिन जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की किताब है, आपकी दूसरी जो बेरा की किताब है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें ये तरीका सिखाया गया है कि क्रिमिनल्स को सज़ा देनी कैसे है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप वकील हो, अगर आप जज हो, अगर आप पुलिस वाले हो, आपको बाकायदा किताबें लिख के दी गई हैं प्रोसीजर्स की, उस प्रोसीजर को फॉलो करके ही आपने सज़ा देनी है। यानी कि प्रोसीजर में बताया गया है कि पहले आप इस बंदे को अरेस्ट करो, फिर इंक्वायरी करो, फला, उस सारी चीज़ों को फॉलो करके ही आपने पनिशमेंट उस पर लगानी है। बगैर छानबीन किए, बगैर इन्वेस्टिगेशन किए आप किसी भी बंदे पे खाम खा की पनिशमेंट्स नहीं लगा सकते। आपको पता है कि उसने जुर्म किया, आप मानते हो, मैं भी मानती हूँ, सारे मानते हैं, लेकिन पनिशमेंट लगाने से पहले आप उस पर सारा लॉ अप्लाई करो। जैसे लॉ ने तरीका बताया ना कि पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन करो, इसका एफआईआर करवाओ, फिर उसके बाद सारे प्रोसीजर करो, फिर पनिशमेंट लगाओ। ऐसी अचानक से पनिशमेंट नहीं आप किसी को दिलवा सकते, आपको सारा कुछ प्रोसीजर के साथ ही करना पड़ेगा। ये बात हमें हार्ट सिखा रहे हैं। अच्छा, अब अपनी नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, वो है पर्पस ऑफ पनिशमेंट। देखें क्यों हम मुजरिमों को, इस तरह के क्रिमिनल्स को पनिशमेंट्स देते हैं। आप भी जानते हैं, अब जब छोटे होते थे, हम सब जब छोटे होते थे, हम कुछ गलत काम करें तो हमारे माँ बाप हमें क्यों मारते थे, क्यों हमें डांटते थे, ताकि हम दोबारा वो हरकत ना करें। जैसे कि अगर मैं छोटी थी, मैंने किसी के साथ बदतमीज़ी किया, मामा रख के दो लगाती थी, अभी भी मार देती हैं। सीधा ये बात इसलिए बता रही हूँ ताकि हम लोग बड़े होके वैसे गलत काम ना करें, दोबारा बड़े होके वैसी बदतमीज़ी किसी के साथ ना करें, किसी को गालियाँ ना दें, किसी का पैसे ना लेके भागें, किसी के साथ चोरी ना करें। क्यों हमें मारा जाता था? ताकि हम ठीक हो जाएं, एक अच्छे इंसान बने। इसीलिए यही बात आपने यहाँ लिखनी है कि इन क्रिमिनल्स को पनिशमेंट इसलिए दी जाती है ताकि इनको दोबारा क्राइम करने से रोका जाए, ताकि प्रिवेंट्स फ्यूचर क्राइम, इनको रोका जाए, डिस्करेज अदर्स फ्रॉम क्राइम। देखें अगर किसी क्रिमिनल को सज़ा मिलती, कोई बंदा देख लेना मिसाल के तौर पे, इस बंदे ने क्राइम किया है और इसको जो सज़ा मिल रही है सारी दुनिया को दिखाई जा रही है कि इस बंदे को कितनी बुरी तरह से सज़ा मिल रही है जेल में, तो जब बाकी लोग देखेंगे कि इसको सज़ा मिल रही है तो बाकी लोग दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। देखें जो बाकी लोग हैं ना, जब उनको दिखेगा कि इस बंदे को बहुत बुरी तरह की सज़ा जो है जेल में मिल रही है, इसको मारा जा रहा है, इसको भूखा रखा जा रहा है जेल में, इसके साथ जुल्म हो रहा है, तो वो लोग भी कभी ये क्राइम करने का सोचेंगे नहीं। क्योंकि देखें ना, अगर इसकी आसान बताऊँ आपको बात, जब आप किसी को रोकते नहीं हो, जब कोई पुलिस वाला, जब कोई कोर्ट वाला, कोई लॉ के सिस्टम में रोक टोक इन पे अगर नहीं होगी, इन क्रिमिनल्स पे, तो हर बंदा फिर क्राइम करने लग जाएगा, हर बंदा चोरियां करने लग जाएगा, हर बंदा उठ के गलत काम करने लग जाएगा। ठीक है, इसलिए जब आप सज़ा देते हो, वो सज़ा देना ज़रूरी है ताकि अगले लोगों पे इस चीज़ का डर जाए कि क्राइम करने की इतनी खौफनाक सज़ाएं हैं, ताकि वो बाज आ जाएं। फिर आता है मेंटेन्स पब्लिक ऑर्डर, और पब्लिक ऑर्डर का मतलब है कि पब्लिक भी सेफ रहेगी अगर इन क्रिमिनल्स को सज़ा मिलती रहेगी। प्रोटेक्ट सोसाइटी, से हमारी सोसाइटी सेफ रहती है और सबको इंसाफ मिलेगा। अब हम आते हैं अप्रोचेस टू क्राइम। अप्रोचेस टू क्राइम की इस वाले हिस्से में ये बताया जाएगा कि किस कैटेगरी के क्रिमिनल्स हैं, क्राइम करते वो क्या सोचते हैं, मतलब इस तरह की बस जनरल बातें हैं, वो हम देखते हैं। इसमें सबसे पहली हेडिंग हमने देनी है प्यूनिटिव अप्रोच की। प्यूनिटिव अप्रोच का मतलब है क्रिमिनल स्टेटेड एज डेंजरस, फोकस ऑन पनिशमेंट। यानी कि इस अप्रोच में जो क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, ये बेसिकली वो लोग होते हैं जो क्रिमिनल्स के ऊपर स्टडी करते हैं और बताते हैं कि ये बंदे क्रिमिनल्स के दिमाग में क्या चल रहा है, ये होते कैसे। तो हमें सबसे पहले ये चीज़ सिखाई गई है कि ये जितने भी क्रिमिनल्स हैं, सबसे पहले तो उनको आप एक डेंजरस इंसान समझो। ये आप लोगों के सगे नहीं होते, चाहे आप वकील बन जाओ, आप कोर्ट में जाओ, आप क्रिमिनल्स के साथ तो आपका सामना होगा ही। यानी कि मैं भी अगर सिविल केस के लिए भी अगर कोर्ट जाती हूँ, मेरे नज़रों के सामने से क्रिमिनल्स गुजरे थे जिनके हाथ में हथकड़ियाँ बंधी हुई थी। ये मैंने आपको अपना वाक़या बताया, और ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल्स को हमें देखना पड़ता है कोर्ट में। बेशक आप उनको डील नहीं करें, लेकिन आपके सामने वो फिरते रहेंगे। तो ये बातें मैं आप लोगों को इसलिए शेयर कर रही हूँ
कि क्रिमिनल्स को कभी आप अपना दोस्त ना समझना, ये बहुत डेंजरस होते हैं क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई गलत काम करके ही वहाँ पे पहुँचे होते हैं। तो ये सबसे पहले चीज़ हमें माइंड में रखनी है कि ये लोग डेंजर हैं, ठीक है। और इनकी पनिशमेंट्स कैसे लगनी चाहिए इसके ऊपर ये प्रिडेटिव अप्रोच स्टडी करता है। फिर आपने नेक्स्ट पॉइंट देना है वो है थ्योरेप्यूटिक अप्रोच, फोकस ऑन द ट्रीटमेंट एंड द रिहेबिलिटेशन। अच्छा, ये अप्रोच क्या है? ये अप्रोच ये स्टडी करती है कि चलो अच्छा ठीक है, इस बंदे ने क्राइम कर दिया है, अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, क्या ये क्रिमिनल ठीक हो भी सकता है कि नहीं। तो बेसिकली जो क्रिमिनल्स हैं ना उनके डिफरेंट लेवल्स हैं, ठीक है। सपोज ये 3-4 मैंने बंदे बनाए, ये जो क्रिमिनल है ये साइकोपाथ है, यानी कि ये इसके दिमाग में कुछ मसला है, ये मेंटल क्रिमिनल है। इसके दिमाग में ये मसला है कि ये खामखा लोगों को मर्डर कर देता है, बेवजह मर्डर कर देता है क्योंकि इसको मर्डर करके मज़ा आता है। तो इस तरह का क्रिमिनल तो ठीक हो ही नहीं सकता। लेकिन दूसरा जो क्रिमिनल है वो चोरी करता है, थेफ्ट, वो किसी की जान नहीं ले सकता। तो इस तरह के क्रिमिनल को ठीक किया जा सकता है। उसके अलावा दूसरा क्रिमिनल है जिसने किसी वजह से अपने फैमिली मेम्बर के किसी पर्सन को जान से मार दिया, किसी गुस्से में या किसी लालच में, तो इस तरह के बंदे को भी ठीक किया जा सकता है। इन 2 कैटेगरी के क्रिमिनल्स को ठीक किया जाएगा। लेकिन जो है ही ज़हनी तौर पे बीमार, जो मतलब किसी भी हाल में ठीक नहीं हो सकता, तो इस तरह के क्रिमिनल्स को नहीं ठीक किया जाएगा। तो इस ठीक करने के प्रोसेस को कहते हैं रिहैबिलिटेशन, ठीक है। ट्रीटमेंट को तो आपको सबको मतलब पता है, लेकिन रिहैबिलिटेशन का मतलब है कि दोबारा से उस बंदे को नॉर्मल इंसान बना देना, क्रिमिनल से चेंज करके नॉर्मल इंसान बनाना, ठीक करने की कोशिश करना। लेकिन ज़ाहिर है हर बंदे को नहीं ठीक किया जाएगा, तो क्रिमिनल्स को स्टडी किया जाएगा किस लेवल का क्रिमिनल ठीक हो सकता है, जो नहीं ठीक हो सकता ज़ाहिर है फिर उनको बड़ी बड़ी ताकतवर जेलों में डाल दिया जाता है, जो जिधर से ये लोग फरार ना हो सकें। अच्छा, फिर आता है हेल्प्स ऑफेंडर्स बिकम लॉ अबाइडिंग। और इन क्रिमिनल्स को इस तरह से ठीक किया जाता है कि इन क्रिमिनल्स को, इन ऑफेंडर्स को सिखाया जाता है कि आपको लॉ को फॉलो करना है। लॉ अबाइडिंग का मतलब है लॉ को फॉलो करना है, क्योंकि ज़्यादा इन्होंने लॉ तोड़े होते हैं, यानी कि थेफ्ट किया होता है, सारे गलत काम किए होते हैं, लॉ तोड़ के आए होते हैं, तो इनको लॉ फॉलो करने का तरीका सिखाया जाता है। सही है। अब हम आते हैं प्रिवेंटिव अप्रोच, रिमूव्स कॉज ऑफ क्राइम, एग्जाम्पल रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देखें प्रिवेंटिव अप्रोच में क्या होता है, इसमें क्रिमिनल्स नहीं होते, इसमें क्या होता है जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी में काम करने वाले जो लोग हैं, उनको ये चीज़ सिखाते हैं ये क्रिमिनोलॉजिस्ट कि देखें अगर हमारे माशरे में गुर्बत होगी तो हमारे माशरे में क्रिमिनल्स पैदा होंगे। आप सभी जानते हैं कि क्राइम किन वजूहात से होते हैं, क्या कॉज है क्राइम का। आप सभी जानते हैं कि क्राइम हमेशा तभी होता है हमारे माशरे में जब हमारे मुल्क में गुर्बत हो, लोग गरीब हों, पैसों के लिए, खाने के लिए, दवाइयों के लिए जो है तकलीफ़ें काट रहे हों। इसके अलावा जब हमारे मुल्क में जॉब्स ना हो, ज़ाहिर है जो लोग जिनके पास जॉब्स नहीं होंगी उनकी भी ज़िंदगी आज़ाब होंगी, या फिर जिनके पास नॉर्मल खाने पीने की चीज़ें ना हो घर में, जो मतलब पूरा दिन भूखे रहते हैं, उनके पास घर में कोई राशन ना आता हो, ये भी गुर्बत ही है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो गुर्बत, गरीब नहीं इतना होता लेकिन फिर भी जॉब ना होने की वजह से वो बिल्कुल खाना भी नहीं खा पाते। बहुत सारे मसले हर किसी को आ सकते हैं। तो इसलिए याद रखें ये जितनी भी जड़ें हैं जो मजबूर करते हैं एक बंदे को कि वो क्राइम करे, किसी के घर में जाके डाका डाले, चोरी करे, मर्डर करे, तो इन वजहों को सबसे पहले हमने ख़त्म करना है। तो इसी चीज़ को कहते हैं प्रिवेंटिव अप्रोच, कि जो असल कॉज है, जो वजह है क्राइम करने की, उसी को ख़त्म किया जाए। ठीक है, ये बात हमने यहाँ लिखनी। ख़त्म कैसे किया जाए कि पॉवर्टी, गुर्बत को रिड्यूस किया जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब दिलाई जाए, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है जॉब्स नहीं है, जॉब्स दिलवाने के तरीके बनाए जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स हों लोगों के पास, इंडस्ट्रीज़ खुलें, फैक्ट्रीज़ खुलें। अच्छा, अब हम पढ़ने लगे हैं थ्योरीज़। अब यहाँ से सारी थ्योरीज़ स्टार्ट हो रही हैं। इससे पहले आपने बहुत सी चीज़ें सीखी कि क्रिमिनल जैसे सिस्टम क्या होता है, क्राइम्स क्या होते हैं, अप्रोचेस क्या हैं। अब हम यहाँ से थ्योरीज़ पढ़ने लगे हैं। तो आपने देखा ही होगा कि अगर आप डायरेक्ट थ्योरी का आंसर मतलब यहीं से अगर स्टार्टिंग लेते हैं आपको मार्क्स थोड़े कम मिलेंगे। लेकिन जो बातें मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर आपके सामने पढ़ी, वो भी इन्फॉर्मेशन जब आप ऐड करेंगे आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, फेल भी कोई नहीं आपको कर सकेगा जब एग्जामिनर देखेगा कि जितना हमने इससे पूछा है थ्योरी का, इससे ज़्यादा इसने हमें बता दिया। ठीक है, अब हम थ्योरी स्टार्ट करने लगे। तो थ्योरी में सबसे पहले आती है यूटिलिटेरियन थ्योरी, पनिशमेंट शुड बेनिफिट सोसाइटी एंड रिड्यूस क्राइम। इस थ्योरी का काम ये है कि पनिशमेंट इस तरह से दी जाए क्रिमिनल को कि वो सोसाइटी को फ़ायदा दे सके। समझ आ रही है? देखें,
अब हमारे वालिदैन क्यों हमें लगाते थे 2-3 जब हम कोई गलत काम करें, जैसे कि कोई चोरी कर लें छोटी एज में, बच्चे जब होते थे, ज़ाहिर है किसी की पेंसिल चोरी कर ली, कोई कर लिया, या किसी को धक्के दे के गिरा दिया, हम बच्चे होते थे करते रहते थे इस तरह के काम, तो हमारे वालिदैन हमें लगा देते थे या टीचर थोड़ा सा सुना देते थे कि गलत काम मत करो। क्यों करते थे? कि हम बड़े होके अच्छे इंसान बने, बुरे इंसान ना बने। ठीक है, वैसे ही अगर इन क्रिमिनल्स को अगर हम सज़ा देंगे, पनिशमेंट्स देंगे, तो हमारी सोसाइटी इम्प्रूव होगी। क्यों इम्प्रूव होगी? कि नई जो नस्ल होगी, जब उनको दिखेगा कि क्रिमिनल्स को पनिशमेंट्स कितनी खौफनाक मिल रही है, तो वो फिर क्राइम करेंगे नहीं। अभी भी ज़ाहिर है पाकिस्तान में कंट्रोल कम है, क्राइम ज़्यादा हो रहे हैं, लोग नहीं कंट्रोल कर रहे, तो ये गलत कर रहे हैं। अगर क्राइम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पनिशमेंट मिले ना, तो अपने आप ही क्राइम्स ख़त्म हो जाए पाकिस्तान से। बहरहाल टॉपिक पे वापस आते हैं। यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्टिव्स। अब हमने बताना है कि ये जो थ्योरी है, समझ तो लिया ना कि ये थ्योरी क्या है, कि पनिशमेंट इस तरह से मिले कि वो सोसाइटी को फ़ायदा दे और क्राइम को कम करने में मदद करे। ये तो थ्योरी का मतलब है। अब आपने इस थ्योरी का पर्पज़ यानी कि ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। ये थ्योरी हमें इस तरह से काम आती है कि ये ऑफेंडर्स को, क्रिमिनल्स को रिफॉर्म करती है। रिफॉर्म का मतलब है वापस से इंसान का बंदा बनाती है उन क्रिमिनल्स को, कि तुम लोग इंसान बन जाओ, क्यों क्राइम्स कर रहे हो। रिफॉर्म का ये मतलब है। फिर आता है प्रिवेंट फ्यूचर क्राइम्स। इस कहने से क्या फ़ायदा होता है कि फ्यूचर क्राइम दोबारा अब नहीं होंगे। ज़ाहिर है एक बंदे को जब सज़ा इतनी खौफनाक जब मिल जाएगी, उसको दुरुस्त किया जाएगा, तो दोबारा से ना तो उस बंदे ने ये काम करना, ना उसके आसपास के लोगों ने वो काम करने हैं, जिससे हमारे माशरे में, सोसाइटी में क्राइम कम हो जाएंगे, तो फ्यूचर में क्राइम्स फिर नहीं होंगे। प्रोटेक्ट सोसाइटी, और इस थ्योरी से ये फ़ायदा होता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो प्रोटेक्टेड रहती है। अच्छा, अब हम अपने टाइप्स पे आ जाते हैं। अब इसी थ्योरी के डिफरेंट टाइप्स हैं, वो हम देखते हैं। इस थ्योरी ने डिफरेंट टाइप्स का जिक्र किया, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आती है यूज़फुल पनिशमेंट्स, मोर बेनिफिट्स देन हार्म, हेल्प्स रिड्यूस क्राइम्स। हमें ये थ्योरी सिखा रही है कि सज़ा मिलने से, पनिशमेंट मिलने से बेनिफिट ज़्यादा हो रहे हैं, नुकसान कम हो रहा है। देखें, अगर आप किसी बंदे को सही कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं, जो गलत इंसान है, जिसने क्राइम किया है, तो उसको दुरुस्त करने से नुकसान कम होंगे हमारे, और हमारा फ़ायदा ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़ाहिर है वो बंदा दोबारा से क्राइम फिर नहीं करेगा। उसके अलावा क्राइम भी रिड्यूस होगा इस तरह से। फिर आता है नीडफुल पनिशमेंट। नीडफुल पनिशमेंट के अंदर लिखना है नेसेसरी फॉर लॉ एंड ऑर्डर। ये थ्योरी ये सिखा रही है कि इस तरह की पनिशमेंट होना बड़ा ज़रूरी है। अब देखिए, जो थ्योरी मैंने आपके सामने पढ़ी, थ्योरी ने कहा था कि पनिशमेंट इस तरह से हो जो सोसाइटी को फ़ायदा दे और क्राइम को कम करे। कितनी खूबसूरत बात है। ना ही इसमें पनिशमेंट ज़्यादा खौफनाक दी जा रही है, बस सादी सी बात बोली है कि पनिशमेंट इस तरह से मिले कि सोसाइटी में उसका फ़ायदा दिखे। ठीक है, तो यही बात है कि जब ये थ्योरी पे अमल किया जाएगा, तो हमारे जो लॉ हैं और ऑर्डर है वो बहुत अच्छा चलेगा। लोग उस लॉ पे अमल करेंगे जिस मुल्क में पनिशमेंट्स अच्छे तरीके से दी जाएं कि सोसाइटी तरक्की कर सके। अब इसमें एक और बात भी लिखी है, वो है वैल्यूलेस पनिशमेंट, मोर हार्म देन बेनिफिट शुड बी अवॉइडेड। कि देखिए ना, आप किसी क्रिमिनल को ज़रूरत से ज़्यादा पनिशमेंट्स दे रहे हो जो वो डिज़र्व ही नहीं करता, तो वहाँ पे नुकसान हो जाएगा आपका। कैसे नुकसान होगा? देखिए, एक बंदा है, उसने सिर्फ चोरी की है, आप उस पर रेप वाले भी पनिशमेंट उस पर लगवा रहे हो, उस पर मर्डर वाली भी पनिशमेंट्स खाम खा की लगा रहे हो, यानी कि एक बंदे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर मिल रहा है जेल्स में, तो लोग फिर डरने की बजाय आपके खिलाफ खड़े होना शुरू हो जाएंगे कि आप तो ज़्यादती करे हो एक बंदे पे। तो यही चीज़ है कि आप उसी तरह की सज़ा अगले पे लगाओ जो उसने क्राइम किया है, तो लोग भी एतराज़ नहीं करेंगे, उल्टा खुश होएंगे कि हमारी सोसाइटी को महफूज करने के लिए जो है सज़ा लग रही है। इसीलिए पनिशमेंट्स ऐसी हों जो सोसाइटी के अंदर बैड इंप्रेशन भी ना लेके आए, ठीक है, उल्टा क्राइम को ख़त्म कर सके, ना कि क्राइम को मज़ीद बढ़ाए। फिर आता है, अब यहाँ से हमारी दूसरी थ्योरी स्टार्ट होगी है। इस दूसरी थ्योरी का नाम है रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। ठीक है, रेट्रीब्यूटिव थ्योरी इसका नाम है। अब ये थ्योरी क्या करती है? ऑफेंडर डिजर्व पनिशमेंट फॉर द क्राइम कमिटेड। अब ये थ्योरी एग्जैक्ट हमें ये कहती है कि जिस क्रिमिनल ने जो क्राइम किया है उसके साथ भी वही हो। इसके आसान अल्फाज बता देती हूँ कि एक मुजरिम, एक क्रिमिनल ने किसी की राइट आइज़ पे मुक्का मार दिया, किसी की राइट आंख पे मुक्का मारा। अब जिस बंदे की आंख पे मुक्का मारा, जिसकी वजह से उसकी राइट आइज़ डैमेज हो गई है, तो उस बंदे को पूरा हक दिया जाएगा कि वो इस क्रिमिनल के भी उसी आंख पे मुक्का मारे जो उसने डैमेज किया। तो ये थ्योरी हमें ये चीज़ सिखा रही है। इस्लाम के अंदर भी इसका एक कॉन्सेप्ट है किसास के नेम से। आपको किसास का भी चैप्टर आएगा, किसास मैं यहाँ टॉप पे लगा देती हूँ लिंक वीडियो का। अच्छा, किसास के चैप्टर में भी यही सिखाया गया है कि जिस बंदे ने
आपके जिस्म का जो हिस्सा डैमेज किया है आप भी उसका वही हिस्सा डैमेज करो जिसने आपका हिस्सा पहले डैमेज कर दिया था, ठीक है। यानी कि क्रिमिनल को वही सज़ा मिले जो उसने की थी। जैसे कि इसके आसान एग्जांपल एसिड अटैक की भी दे सकती हूँ कि जो क्रिमिनल्स हैं जो बहुत फ़ख्र से किसी भी औरत का या मर्द का किसी के साथ जुल्म कर दे, एसिड फेंक दे मुँह पे कि हम पता नहीं क्या चीज़ें हैं, किसी के साथ भी ये कर सकते हैं, तो उन क्रिमिनल्स के भी मुंह पे उसी तरह आप एसिड फेंको तो वो ठंडे हो जाएंगे अपने आप। तो उनके साथ भी यही करना चाहिए। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर अ टूथ। इसको आसान अल्फाज में समझाया कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, मतलब कि जो चीज़ आपने डैमेज किया आपको भी वही चीज़ अपनी डैमेज करवानी पड़ेगी। फिर आता है व्यूज़, इसके ऊपर लोगों के क्या व्यूज़ हैं। तो यहाँ पे दो मशहूर लोगों का हम जिक्र करेंगे, एक है कैंट, दूसरे हैं बेंथम। कैंट कहते हैं कि पनिशमेंट इज़ रिक्वायर्ड बाय जस्टिस। कैंट कहते हैं कि इस तरह की जो पनिशमेंट है ये बहुत ज़्यादा इंसाफ वाली पनिशमेंट है, इससे इंसाफ बहुत अच्छे से मिलता है। कि ज़ाहिर है एक बंदे को आपने तकलीफ़ दी, उसके लेफ़्ट बाजू को तोड़ के उसको लेफ़्ट बाजू से माजूर कर दिया, उसका लेफ़्ट बाजू बिल्कुल डैमेज कर दिया, तो जिस बंदे का आपने बाजू डैमेज किया उसके पास पूरा हक है कि वो भी आपके बाजू को डैमेज कर सकते क्योंकि आपने उसके बाजू को डैमेज किया था, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा जस्टिस देते हैं, इंसाफ देते हैं अगले बंदे को, ठीक है। फिर आता है बेंथन, प्रिवेंट्स प्राइवेट रिवेंज। बेंथन कहता है कि अगर ये लॉ ना होता ना, ये जो मैंने अभी आपके सामने थ्योरी पढ़ी है, ये ना होता तो हर बंदा प्राइवेटली रिवेंज करता। इसकी उर्दू में मतलब बताती हूँ, बदला लेना। अगर लॉ में ये चीज़ ना डाली जाती लोग खुद ही बदला लेते। सही है कि इसने जो है मेरी बहन के लेफ़्ट बाजू को डैमेज किया तो मैं भी इसके बाजू को डैमेज करता हूँ, या जिसके साथ जुल्म हुआ वो भी ये कर सकता है कि मैं बदला लेता हूँ। तो बदले से रोकने के लिए बेंथम ने भी ये बात सिखाई कि लॉ में ये चीज़ आई है तो बहुत अच्छा हुआ है कि लॉ के ज़रिए आप उस बंदे को वही सज़ा दिलवा सकते हो जिसने आपको उसी तरह की तकलीफ़ दी है, आप भी उसको उसी तरह की तकलीफ़ दिलवा सकते हो, आपको खुद देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये चीज़ जो है हमें यहाँ से सीखने को मिलती है। अब इसी के आगे से डिफरेंट टाइप्स हैं। इसमें पहली है नेगेटिव रेट्रीब्यूटिव, फिर आता है पॉजिटिव, फिर है अजल्टेटिव, फिर है प्रोटेक्टिव, ठीक है। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। आपको मैं इनका मीनिंग भी बता देती हूँ कि इनमें ऐसा क्या फ़र्क है। वैसे तो अगर सिर्फ इनके टाइप्स के नेम भी लिख दें दैट्स इनफ, पर जो डिटेल से समझ चाहते हैं उसके लिए मैं समझा देती हूँ। नेगेटिव रेट्रीब्यूटिव्स, नेगेटिव रेट्रीब्यूटिव्स का मतलब ये है कि पनिशमेंट आपने किसी क्रिमिनल को इस तरह से देनी है कि ना ही ज़रूरत से ज़्यादा हो ना ही कम। जैसे कि बंदे ने जो हरकत की है ना, जो क्राइम किया है, उसको उसी के अकॉर्डिंग आप पनिशमेंट दो, ज़रूरत से ज़्यादा भी ना हो, ज़रूरत से कम भी ना हो। तो ये चीज़ हमें नेगेटिव रेट्रीब्यूटिव के कॉन्सेप्ट में बताएगी। अगर आपको ये बाकी की एक्स्ट्रा बातें नहीं लिखनी, सिर्फ नाम भी लिख दें तो काफ़ी होगा। पॉजिटिव रेट्रीब्यूटिव क्या है? पॉजिटिव रेट्रीब्यूटिव का मतलब है कि स्टेट की जिम्मेदारी बनती है सज़ा देना। देखें दोनों में थोड़ा फ़र्क समझते हैं। नेगेटिव रेट्रीब्यूटिव में क्या हो रहा है कि एक आम पर्सन एक बंदे को सज़ा देना चाहे जिसने गलत किया है, जिसके साथ ज़्यादती हुई है, वही चाह रहा है कि सज़ा मिले उस क्रिमिनल को जिसने जुल्म किया है। अब सज़ा इस तरह से लगाई जाए उस क्रिमिनल पे कि उस पे उसी तरह की सज़ा लगे जो उसने क्राइम किया है। लेकिन जो पॉजिटिव रेट्रीब्यूटिव्स हैं इसमें ज़ाहिर है स्टेट यानी कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस क्रिमिनल पे पनिशमेंट लगाए। तो गवर्नमेंट को तो वैसे ही पता होता है कि भाई इस क्रिमिनल ने कौन से क्राइम किया है तो कौन सी सज़ा इस पर लगनी है, तो इसलिए इस पर पॉजिटिव का वर्ड यूज़ हुआ है क्योंकि पहले से सारी चीज़ें डिसाइडेड है। गवर्नमेंट को पता है कि इसने ये क्राइम किया, इसकी ये सज़ा लगती है। लेकिन जब हम प्राइवेट पर्सन की बात करें, कोई आम बंदा अगर किसी क्रिमिनल को सज़ा देना चाहे तो उस पर्सन को इस चीज़ का पता हो कि जो इसने क्राइम किया है इसको उसी के अकॉर्डिंग ही आपने सज़ा देनी है, ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं देनी, ज़रूरत से कम भी नहीं देनी। जो उसने क्राइम किया उसी की सज़ा इसको लॉ के अकॉर्डिंग आपने दिलवानी है। फिर आता है एजल्टिव रेट्रीब्यूटिव। एजल्टिव रेट्रीब्यूटिव का मतलब है कि एक बंदा, मिसाल के तौर पे आप ग्रुप में खड़े हो और एक बंदा बदतमीज़ी कर रहा है आपसे, बाकी के जो लोग आपके आसपास खड़े हैं वो आपको आपके पास आके कहते हैं कि इस बंदे ने गलत किया, तो वो सारे मिलके उस बंदे को समझा रहे हैं कि तुमने गलत किया। इसके मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग खड़े हैं। ये वाला बंदा ना आपको इंसल्ट कर रहा है, तो बाकी सारे बंदे उस बंदे से कह रहे हैं कि तुमने इसकी बेइज्जती क्यों की, ये गलत हरकत तुमने की है। यानी कि बाकी सोसाइटी के लोग किसी बंदे के गलत एक्शन पे उसको मना कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको सज़ा दे रहे हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं एजल्टिव रेट्रीब्यूटिव्स, कि सोसाइटी में उस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जा रहा और सोसाइटी के लोग उसको सही नहीं समझ रहे, तो उस चीज़ पर उस बंदे को सज़ा मिल सकती है, ठीक है। फिर आता है प्रोटेक्टिव रेट्रीब्यूटिव। प्रोटेक्टिव रेट्रीब्यूटिव्स का मतलब ये है कि सोसाइटी
के अंदर पनिशमेंट्स इस तरह से दी जाएं कि सोसाइटी में एक प्रोटेक्शन कायम रहे, कि लोग जो है आज़ादी से बाहर फिलें, उनको ये ना डर हो लोगों को, आम लोगों को, कि हमारी जान चली जाएगी या हमसे आके कोई डकैती कर लेगा, हमारी चीज़ें चोरी कर लेगा। तो यही बात यहाँ बताया गया कि थ्योरी चाहे कोई भी हो, इस तरह से लगाई जाए, इस तरह से पनिशमेंट्स लोगों पर लगाई जाए कि क्राइम रेट कम हो जाए और लोग अपने आप को महफूज समझ सकें। अब हम आते हैं क्रिटिसिज्म्स पे। क्रिटिसिज्म का मतलब ये है कि इस थ्योरी के ऊपर, ये जो अभी थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर लोग क्या नेगेटिव पॉइंट्स बोलते हैं। तो इस थ्योरी के बारे में नेगेटिव बातें ये बोली हैं कि ये थ्योरी ज़्यादातर आप तब यूज़ करते हो जब आपने किसी से बदला लेना हो। तो जो लोग बदला खुद से ज़ाहिर नहीं ले सकते, तो वो लॉ की मदद लेके बदला ले रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर उन पर ज़्यादती हुई है तो वो ज़्यादती का बदला ले रहे होते हैं। तो इसमें एक नेगेटिव चीज़ ये बताएगी, फिर आता है डज़ नॉट प्रमोट फॉरगिवनेस। ये जो थ्योरी है ये माफ़ी दिलवाने के लिए नहीं बनाएगी। एक होता है ना, एक नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर किसी बंदे ने कोई जुल्म किया है तो उसको आप माफ़ी दिलवा सकते हो, लेकिन ये थ्योरी क्या था, माफ़ी देने की ज़रूरत नहीं। उस बंदे ने आप पे जुल्म किया, जो आपकी आंख डैमेज किया, आप भी जाके उसकी वही आंख डैमेज करवा सकते हो लॉ को फॉलो करके। तो ये एक नेगेटिव चीज़ जो है लोगों ने इस थ्योरी के ऊपर डिस्कस की कि जो थ्योरी है ये रहम के काबिल नहीं है, लोगों पे ज़बरदस्ती जो है उन पे पनिशमेंट लगाएगी। वैसे मुझे लगता है अच्छा है, इस तरह के जो लोग हैं जो जुल्म करते हैं, इनके साथ यही होना चाहिए कि इन पे भी सज़ाएं लगनी चाहिए, इसलिए नेगेटिव बात तो उस पर नहीं करनी चाहिए। बहरहाल डज़ नॉट रिफॉर्म ऑफेंडर्स। डज़ नॉट रिफॉर्म ऑफेंडर्स का मतलब ये है कि इस थ्योरी में आप सबने जाना कि उस क्रिमिनल या उस ऑफेंडर ने जो गलत हरकत की है, यानी कि आपकी आंख डैमेज कर ली, खुदा ना करे आपका नहीं कह रही, वैसे ही एक जनरल कॉन्सेप्ट दे रही, किसी की आंख डैमेज कर ली है, ठीक है, उस बंदे की जो आंख डैमेज की है वो बंदा बदला ले रहा है इस क्रिमिनल से, तो उसकी आंख डैमेज करा दी है। लेकिन अब यहाँ पे देखो ना कि वो जो क्रिमिनल है उसको आप दुरुस्त नहीं कर रहे, उसको आप सीधे रास्ते पे नहीं लेके आ रहे, बल्कि उल्टा उस पर भी वही सज़ा आपने लगा दी है। मिसाल के तौर पे ना होता क्या है कि इस क्रिमिनल ने किसी के ऊपर हमला करके उसकी आई डैमेज कर दी है, ठीक है, या आइस डैमेज कर दी है, तो अब ये जो बंदा है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी भी आंख डैमेज कर सकते, तो इसमें क्रिमिनल ठीक तो नहीं होगा, उल्टा ये क्रिमिनल अपने जहन में ये बात बैठा लेगा कि इसने जो हरकत की है वो नॉर्मल है, क्योंकि लॉ इस चीज़ की इजाज़त दे रहा है, तो फिर ये बाकियों के साथ भी बाद में कर सकता है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ हमें यहाँ पे सीखने को मिली। जो हमने पिछली थ्योरी देखी थी उसमें हमने देखा, इससे जो पहले जो हमने थ्योरी पढ़ी उसमें ये बताया गया कि पनिशमेंट इस तरह से दी जाए उस क्रिमिनल को कि वो दोबारा से एक नॉर्मल इंसान बन जाए, कि उसको चीज़ें सिखाई जाएँ, उसको समझाया जाए कि तुमने ये चीज़ गलत की। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, इस थ्योरी में डायरेक्ट उस क्रिमिनल को वही सज़ा मिल गई है जो उसने की थी, तो फिर उसको बताया ही नहीं जा रहा कि तुमने गलत हरकत की, बल्कि उसको सीधा कह दिया कि लॉ में इस चीज़ की इजाज़त है कि तुमने जिसके साथ गलत किया वो तुम्हारे साथ ये चीज़ कर सकता है। तो उस बंदे के क्रिमिनल के दिमाग में ये आ गया है कि अब मेरे साथ भी उसने वही कर दिया जो मैंने उसके साथ गलत किया, वो बाकियों के साथ भी करने का यही सोचेगा कि लॉ ने तो उसकी इजाज़त दे दी तो मैं कर सकता हूँ। तो फिर ये नेगेटिव चीज़ है, हमारे माशरे के लिए सही नहीं है। फिर आता है नॉट सूटेबल फॉर ऑल क्राइम्स। ये जो थ्योरी है हर तरह के क्राइम पर सूट नहीं करती, यानी कि एक बंदे ने कोई ऐसा क्राइम कर दिया है जहाँ पे ये थ्योरी अप्लाई नहीं हो सकती। इग्नोर्स पर्सनल सर्कमस्टांसेस। पर्सनल सर्कमस्टांसेस को यहाँ पे इग्नोर किया गया है। पर्सनल सर्कमस्टांसेस का मतलब ये है कि उस बंदे पे, उस क्रिमिनल पे क्या असर पड़ेगा जब बदला उससे लिया जाए। क्या पता वो क्रिमिनल डरे ना, उल्टा जब उस पर जुल्म दोबारा हो। मिसाल के तौर पर ना देखें, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इस क्रिमिनल ने इसके इस बाजू को डैमेज कर दिया, अब इस बंदे को लॉ के अकॉर्डिंग भी हक है कि ये भी उस क्रिमिनल का भी वही बाजू डैमेज कर सकता है जो इस क्रिमिनल ने पहले इसका किया था। तो इस क्रिमिनल के दिमाग में नेगेटिव बात आ गई है कि लॉ ने अगर इस चीज़ की इजाज़त दे दी है तो मैं फिर किसी के साथ भी ये चीज़ कर सकता हूँ, तो मेरे साथ भी हो जाएगी, तो कौन सी बड़ी बात है। तो ये नेगेटिव चीज़ असर कर रही है उसके दिमाग में और हमारी सोसाइटी के लिए भी ये ठीक नहीं है। अच्छा, अब हम आते हैं अदर इंपॉर्टेंट थ्योरीज। अब हम अपनी अदर इंपॉर्टेंट थ्योरीज में आते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाती है डेटरेंट थ्योरी, जिसका क्वेश्चन पेपर में भी जिक्र है। ये डेटरेंट थ्योरी होती क्या है, हम इसको जानते हैं। डिस्करेजेस क्राइम बाय मेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ ऑफेंडर्स। अच्छा, ये जो डेटरेंट थ्योरी है ये क्रिमिनल्स को एक एग्जाम्पल बना के पेश करती है कि देखो इस लड़के ने रेप किया था, देखो हमने इसके साथ क्या किया है, कि नस्ल याद रखेगी 10 कि इसके साथ ये ज़्यादती हमने की है। देखो ना, अब एक क्रिमिनल है, उसने अगर रेप किया है किसी बच्ची का, जैसे कि अभी रिसेंटली केस आया था खौफनाक सा, तो इस बंदे को एक मिसाल बना के दिखाया जाएगा कि इसने रेप किया तो हमने इसके ऊपर इस तरह की पनिशमेंट लगा दी है। तो इस थ्योरी को कहते हैं डेटरेंट थ्योरी। इसके प्रिंसिपल को समझते हैं, पनिश ऑन टू वार्न मैनी, पनिश ऑन टू वार्न मैनी, यानी कि एक पर्सन को पनिश करके
दूसरे सब लोगों को वार्न करना कि तुम लोग अगर इस तरह करोगे ना तो तुम लोगों का भी यही नतीजा बनेगा। होता है ना, आप सीआईडी देखते हो कि सीआईडी में एक बंदे ने गलत काम किया तो एंड पे जाके उसको फांसी हो जाती है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि एक क्रिमिनल ने गलत काम किया ना, उसको जो सज़ा मिल रही है पब्लिकली लोगों को दिखाया जाए कि इस क्रिमिनल ने ये किया है, तो तुम लोग अगर ऐसा करोगे तो तुम लोगों के साथ भी यही होगा। ऐसा क्यों हम करते हैं? ताकि अगले लोगों में इस चीज़ का डर पैदा हो और वो क्रिमिनल्स ना बने, वो भी वही काम ना करें। अब आते हैं स्पॉटर। अब इस थ्योरी के स्पॉटर कौन थे? इस थ्योरी के स्पॉटर थे जॉन सेलमेड, इनकी तस्वीर भी लगाई हुई है मैंने। अब इस थ्योरी पे क्रिटिसिज्म क्या है, यानी कि कितने लोगों ने इस थ्योरी पे तंज किया, मतलब क्या क्या बातें की, उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा है नॉट ऑलवेज इफेक्टिव, यानी कि इस तरह की थ्योरी पे इतना असर करते हुए आपने कम ही लोग देखे होंगे, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस थ्योरी पे अमल करते हैं। फिर आता है हार्श पनिशमेंट में क्रिएट सिंपैथी। यहाँ पे बात ये बताई गई है कि जब हम इन क्रिमिनल्स पे ज़रूरत से ज़्यादा बट ही खौफनाक इन पे जब पनिशमेंट्स लगाते हैं ना, तो आम पब्लिक भी जाके डरने के इन्हीं क्रिमिनल्स पे उनको तरस आने लगता है। हाँ, ये बेचारा उबल गया पानी में। मैं आपको अगर पुराने ज़माने की मिसालें बताऊँ ना, तो बाकायदा इन क्रिमिनल्स को ना घोलते पानी में, जो उबलता हुआ पानी नहीं है बड़े साइज़ का, उसमें इनकी ज़िंदा बॉडी को धक्का दे दिया करते थे, जिंदा ही उस उबलते पानी में गिरा देते थे इनको, क्रिमिनल्स को। इसके अलावा और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो मैं नहीं देना चाहती, आप लोग डर जाएंगे, क्योंकि मैंने क्रिमिनोलॉजी पढ़ी है, साइबर क्राइम पढ़ा है, बहुत से क्राइम रिलेटेड चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत से ऐसे क्रिमिनल्स के बारे में भी पढ़ा है जो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं थे। तो इसलिए यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि डेटरेंस थ्योरी ज़रूर मौजूद है, कुछ लोग इस पर अमल करते हैं, कुछ मुल्क भी इस पर अमल करते हैं, लेकिन देखें ना, ज़रूरत से ज़्यादा भी जब हम किसी क्रिमिनल पे इस तरह की सज़ा लगाएंगे तो आम पब्लिक पे जाके डरने के सिंपैथी उनको आ जाएगी। सिंपैथी का मतलब है कि तरस आ जाएगा उनको क्रिमिनल्स पे जिन पे जुल्म हो रहा है। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी प्रिवेंटिव थ्योरी पे, जो हमारी अगली थ्योरी है। प्रिवेंटिव थ्योरी का मतलब है प्रिवेंट्स क्राइम बाय रिस्ट्रिक्टिंग ऑफेंडर्स। इसका मतलब है, प्रिवेंटिव का मतलब है रोकना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रोकी जा रही है? क्राइम को रोका जा रहा है। किन के ज़रिए क्राइम को रोका जा रहा है? ऑफेंडर्स को। ऑफेंडर्स कौन थे? जिन्होंने क्राइम किया, यानी कि क्रिमिनल्स को रोका जाएगा कि वो दोबारा क्राइम ना करें। इस थ्योरी को कहते हैं प्रिवेंटिव थ्योरी। अब इसके मेथड्स क्या हैं, किस तरह से रोका जाता है? इसका मेथड नंबर 1 है इम्प्रिजमेंट, कैंसिलेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, डेथ पेनल्टी। इन 3 तरह से इन क्रिमिनल्स को रोका जाता है। इम्प्रिजमेंट का मतलब है जेल में डलवा देना काफ़ी अरसे से, यानी कि 10 साल 20 साल 30 साल की जेल इनको हो जाए। इनका ड्राइविंग लाइसेंस परमानेंटली कैंसिल कर देना कि दोबारा ड्राइविंग ना कर सकें। डेथ पेनल्टी लगा देना, यानी कि इनको मौत की सज़ा इन पे लगा देना ताकि ये दोबारा कभी वो काम ना कर सके जो उन्होंने किया। फिर आता है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या है कि इस चीज़ का असर बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ पे पड़ा था, यानी कि जिन के बच्चे क्राइम कर बैठते थे तो उनको जब आप उम्र कैद की सज़ा देते थे या पनिशमेंट उनको ऐसी देते थे कि मर जाए। अब जैसे मैंने आपके सामने ऊपर पनिशमेंट्स पढ़ी है ना, कि इन क्रिमिनल्स को या तो बहुत लंबी अरसे की जेल हो जाती थी या इनको मौत की सज़ा हो जाती थी। तो जाहिर है अगर किसी ने कोई बंदा क्रिमिनल है तो अगर लंबे अरसे की जेल हो गई या मौत की सज़ा होगी तो उसका सीधा असर किस पे जाएगा? उन ही क्रिमिनल्स की फैमिली पे जाएगा। जाहिर है उनकी फैमिली मेम्बर्स फिर कहेंगे कि भाई इतनी लंबे अरसे की इसको आपने जेल में डलवा दिया, अब हमारा क्या होगा, या इसको आपने फांसी की सज़ा दे दी, हमारा क्या होगा? तो उसका नेगेटिव असर सीधा जो है उनकी फैमिलीज़ पे जाता है। फिर आता है प्रिजन मस्ट इंक्रीज क्रिमिनल बिहेवियर। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि जो प्रिजन है, जो जेल्स हैं, वहाँ पे क्रिमिनल्स के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट हो कि क्रिमिनल्स अपने आप को सुधारें, और इनको सुधारने के लिए भी एक पूरा मेथड और सिस्टम इस्टेब्लिश होना चाहिए। डज नॉट चेंज एटीट्यूड्स, लेकिन आप जो मर्ज़ी कर लो, क्रिमिनल्स के एटीट्यूड्स चेंज नहीं होंगे। मसला ये ना कि आप क्रिमिनल को जितना मर्ज़ी अच्छा इन्वायरमेंट दो, उसको सिखाओ कि तुमने गलत किया ये वो फिर भी वही काम करेगा, वो फिर भी कोई चीज़ गलत करेगा जिसकी वजह से वो जेल में बैठा हुआ है इस वक्त। तो ये एक चीज़ है जिसकी वजह से ये थ्योरी भी, प्रिवेंटिव थ्योरी, इतना चली नहीं, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि एक बंदे को आपने चोरी करते हुए पकड़ के जेल में ले गए हो, वो फिर जेल से रहा हुआ है, फिर वो चोरी करने लग गया। तो ये भी एक चीज़ है कि आप जितना मर्जी भी प्रिवेंटिव थ्योरी उस पर अप्लाई करो, जेल में उसको डालो, जो करो, वो फिर भी बाहर निकल के वही काम करेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि एटीट्यूड चेंज इन बंदों के नहीं होते, इन क्रिमिनल्स के। अब हम अपनी तीसरी थ्योरी पे आए थे जिसका नाम है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। एम्स टू रिफॉर्म ऑफेंडर्स एंड मेक देम यूजफुल सिटीजन। रिफॉर्मेटिव का मतलब है कि एक बंदे को वापस अपनी असली हालत में लेके आना, यानी कि देखे ना, कोई भी बंदा क्रिमिनल एकदम से नहीं बनता, पहले वो एक अच्छा इंसान होता है, बाद में उसके हालात ऐसे बनते हैं कि वो एक क्रिमिनल बन जाए।
तो रिफॉर्मेटिव का मतलब है कि क्रिमिनल बनने से पहले के जो उसके हालात थे, जब वो एक अच्छा इंसान था, कोई क्राइम नहीं करता था, उसको वापस अपनी पोजीशन में लेके आना, इसको कहते हैं रिफॉर्मेटिव थ्योरी। इसमें क्या होता है कि इन तमाम क्रिमिनल्स को ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है, डॉक्टर्स रखे होते हैं कि इनको दोबारा से अपनी वापस उसी स्टेट में लेके आते हैं। अब आप देखें ना, जब भी कोई बंदा क्रिमिनल बनता है उसके कुछ रीजंस होते हैं। या तो फैमिली की तरफ से वो बच्चा इस तरह से बड़ा हुआ होता है कि उसके वालिदैन डिवोर्स ले चुके होते हैं, तो बच्चे पे उस पर बच्चे के जहन पे नेगेटिव असर पड़ता है कि वो बड़ा होकर क्रिमिनल बन जाए। या फिर वो गरीब फैमिली से बच्चा होता है तो गुर्बत की वजह से वो बच्चा इस तरह से क्रिमिनल बन जाए, या किसी भी मेंटल प्रॉब्लम की वजह से वो बच्चा क्रिमिनल बने, तो उनको ठीक करने के लिए भी ये थ्योरीज रखाई गई हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे क्रिमिनल्स बुरे हों, क्या पता कुछ क्रिमिनल्स ऐसे हों जो किसी हालात की वजह से गलत रास्ते पे निकल आए हों, तो उनको ठीक करने के लिए ये थ्योरी भी रखी गई है कि इन क्रिमिनल्स को वापस एक आम इंसान बनाया जा सके क्रिमिनल से। अच्छा, इसका प्रिंसिपल देखते हैं। क्राइम ऑफन रिजल्ट फ्रॉम सोशल, इकोनॉमिक एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स, सो ऑफेंडर्स शुड बी रिहेबिलिटेटेड। आपने ये रीजंस भी बताने हैं कि ज़रूरी नहीं कि सारे क्रिमिनल्स बुरे हों। कुछ क्रिमिनल्स क्राइम इसलिए करते हैं क्योंकि उनके सोसाइटी की वजह से ऐसा हो जाता है। क्योंकि सोसाइटी में, आपको मैं इसके आसान एग्जांपल सोशोलॉजी की देती हूँ कि सोशोलॉजी में जो फैमिली इंस्टीट्यूट हो गया या जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, वो मैं उसकी वीडियो डालूंगी, आप यहाँ पर लाजमी देख लीजिएगा। मैंने उधर एक चीज़ सिखाई है आप लोगों को कि देखिए, फैमिली से बच्चा सीखता है, ठीक है। बच्चा पैदा होता है वालिदैन के बाद, वालिदैन जो है पैदा जब करते हैं बच्चे को, फिर वालिदैन वो वाहिद लोग होते हैं जिनके साथ बच्चा अपना पहला लफ्ज़ बोलना सीखता है, यानी कि माँ और बाप पहले होते हैं जिनसे बच्चा बातचीत स्टार्ट करता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, दोस्तों से मिलता है, स्कूल जाता है। तो ये जो आसपास का जो सर्कल है ना, वो अगर अच्छा नहीं होगा ना, अगर आपका बेटा या बेटी या भाई बहन छोटे गंदे लोगों के साथ अगर उठ बैठ रहे हैं, जो खुद भी चोर डकैत हैं या शराब पी रहे हैं या जुआ और इस तरह के तमाम गलत कामों में इन्वॉल्व हैं, तो आपके बच्चे भी फिर वैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने आपको बताया कि जो आपका सोशोलॉजिकल सब्जेक्ट है उसमें काफ़ी सारी बातें क्रिमिनोलॉजी से मैच होती हैं। तो ये बात बताइए कि जो सोशल इन्वायरमेंट है आपका, यानी कि आपके आसपास के लोग, आपके आसपास की सोसाइटी अगर गंदी है, उसकी वजह से भी एक अच्छा इंसान भी क्रिमिनल बन सकता है। उसके अलावा इकोनॉमिक का मतलब है पैसे की कमी की वजह से एक बंदा क्रिमिनल बन सकता है। पर्सनल प्रॉब्लम, कि एक बच्चे के वालिदैन ने यंग एज में डिवोर्स ले लिया, ये बच्चा ये यतीम है और गलत रास्ते पे गलती से निकल गया, कोई समझाने वाला नहीं था, उसके वालिदैन नहीं थे सर पे, तो ऐसे बच्चे भी क्रिमिनल बन जाते हैं। ऑफेंडर्स शुड बी रिहेबिलिटेटेड। तो कह रहे हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम्स वाले तमाम क्रिमिनल्स जो और ऑफेंडर्स जितने भी हैं, इनको ठीक कराने के लिए भी कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि ये सारे बंदे बुरे हों, ज़ाहिर है इनके हालात गंदे, इनके आसपास के एनवायरनमेंट गंदा है, तो उनको पता ही नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं। इस इनको ठीक करने के लिए भी रिहेबिलिटेशन का मेथड होना चाहिए, यानी कि इनको ठीक कर सके। इसको सपोर्ट किसी ने किया था, इसको सपोर्ट किया था प्रोफेसर जेनिंग्स ने। क्रिटिसिज्म इस पर क्या हुआ कि लीगल इफेक्ट्स फॉर हैबिचुअल क्रिमिनल्स। अच्छा, एक और चीज़ मज़े की बताऊँ, आप लोगों ने अगर मेरी वो पिछली वीडियो देखी है जिसमें मैंने यहाँ टॉप पे लिंक लगा देती हूँ, उसमें मैंने क्रिमिनल्स का काइंड्स बताई थी आप लोगों को। तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जो आदती तौर पे ना, जिनकी आदत होती है गलत काम करने की। जैसे कि चोर के सबसे बेस्ट एग्जांपल दे दूँ कि आप चोर को जितना मर्जी भी जेल में डलवाओ, अगर वो आदत है उसको चोरी करने की, अगर उसको आदत है लूटने की, तो वो क्या करेगा, जब भी जेल से निकलेगा फिर वो वही काम करेगा, दोबारा चोरी करेगा। तो इस तरह के क्रिमिनल्स को हम कहते हैं हैबिचुअल क्रिमिनल्स। तो इस तरह के क्रिमिनल्स को आप जितना मर्जी भी रिहेबिलिटेट कर दो, यानी कि सीधा इंसान बनाने की कोशिश करो, डॉक्टर्स के पास दिखाओ, वो फिर भी बाज नहीं आएगा, वो फिर भी वही काम करेगा। तो इस तरह के क्रिमिनल्स पे तो उनका कोई असर नहीं होगा, इसलिए ये थ्योरी यहाँ पे बेकार है। सम ऑफेंडर्स मिस यूज रिहेबिलिटेशन, और कुछ मुजरिम ऐसे भी होते हैं, क्रिमिनल्स ऐसे भी होते हैं जिनको अगर आप ठीक करने की कोशिश करोगे तो इसी ठीक करने के प्रोसेस को वो मिसयूज़ करेंगे, यानी कि वो ड्रामे स्टार्ट कर देंगे हम तो ठीक हो रहे हैं, बट हकीकत में वो ठीक होना नहीं चाहेंगे, वो वैसे ही क्रिमिनल बने रहेंगे लेकिन एक्टिंग स्टार्ट कर देंगे हम तो ठीक हो गए हैं। फिर ये भी एक मिसयूज़ आपको देखने को मिलेगा इसमें। अच्छा, अब हम अपनी अगली थ्योरी पे आते हैं। उस थ्योरी का नाम है कंपनसेशन थ्योरी। फोकसेस ऑन द कंपनसेटिंग विक्टिम। इस थ्योरी का कंपनसेशन का मतलब ये है किसी को पैसे देना, ठीक है, जिसका आपने नुकसान किया है, इसको कहते हैं कंपनसेशन। आपने किसी की गाड़ी को टक्कर मार दिया, उसको आपने कंपनसेट कर दिया, पैसे दे दिए। वैसे ही अगर आपने किसी की फैमिली के किसी बच्चे की जान ले ली है या किसी बच्चे को मार पीट के उसको माजूर कर दिया है, तो आप उसको कंपनसेशन दो, पैसे दो। पैसा कौन देगा? वही बंदा देगा जिसने नुकसान किया।
तो यहाँ पे आप बताएंगे फोकस ऑन द कंपनसेटिंग विक्टिम। विक्टिम कौन है? जिसका नुकसान हुआ, जिसको टारगेट करके तकलीफ दी, जिस पे जुल्म हुआ, उसको विक्टिम कहते हैं। अब इसका प्रिंसिपल ये है कि ऑफेंडर शुड कंपनसेट द विक्टिम। ऑफेंडर कौन है? क्रिमिनल। उसी की ड्यूटी बनती है कि वो पैसे दे। एग्जाम्पल, कोर्ट ऑर्डर कंपनसेशन। कुछ कंपनसेशन ऐसी भी हैं जो कोर्ट अपनी मर्जी से कहती है कि ठीक है तुमने इसके साथ गलत किया, तुम इसको पैसे दो अब, ठीक है। तो इस तरह से कोर्ट की मदद से भी आप कंपनसेशन जो है निकलवा सकते हो क्रिमिनल्स के अंदर से। यानी कि क्रिमिनल अगर पैसा नहीं देना ना गलत करके, तो आप कोर्ट की मदद से भी निकलवा सकते हो। क्रिटिसिज्म नॉट सूटेबल फॉर ऑल क्राइम। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो कंपनसेशन का मेथड है ना, ये हर तरह के क्राइम पे सूट नहीं करता। जहाँ पे सज़ा मिलनी चाहिए ऑफेंडर को, वहाँ पैसे नहीं दिए जाएंगे। देखें ना, नॉर्मली अब तक हमने ये सीखा कि क्रिमिनल्स को पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन यहाँ पे देखिए क्रिमिनल्स को पनिशमेंट नहीं मिल रही, जेल में नहीं बिठाया जा रहा क्रिमिनल को, बल्कि क्रिमिनल से ये कहा जा रहा है कि हमें तुम पैसे दे दो, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। यानी कि विक्टिम की फैमिली जिन पे जुल्म हुआ वो कहते हैं कि हमें आप पैसे दे दो, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, जेल में नहीं डालेंगे। तो इसीलिए ये जो क्राइम है ना, ये जो थ्योरी है ये हर तरह के क्राइम पे सूट नहीं करती। अब कोई बंदा है जो ज़हनी तौर पे पागल है, हर बंदे का मर्डर कर रहा है, उससे अगर आप कंपनसेशन पैसे ले लो, आपको क्या लगता है वो दोबारा मर्डर नहीं करेगा? वो तो दोबारा जाके मर्डर शुरू कर देगा। इसलिए उसको तो आपने फ़ौरन जेल में डालना है। लेकिन एक बंदा आम सा इंसान है, उसे गलती से आपकी गाड़ी को टक्कर लग गई, जिसकी वजह से आपके बच्चे के या किसी के बच्चे के टांग पे गहरी चोट आने से वो माजूर हो गया है, उसको ऑपरेशन की अब ज़रूरत पड़ रही है, तो जिसने टक्कर मारी है, गलती से मारी है कि जान के मारी है, उसको चाहिए कि वो पैसे दे दे, क्योंकि वो क्रिमिनल नहीं था वो बंदा, ठीक है। हाँ, गलती से उससे ये हो गया गुस्से में, लेकिन अगर वो बंदा क्रिमिनल है भी, फिर भी उसकी ड्यूटी बनती कि वो पैसे दे। जैसे कि एक बंदा चोर है, वो हैबिचुअल चोर भी नहीं है, नॉर्मल सा बंदा, उसने चोरी कर ली, लेकिन जिनके घर में जाके चोरी की उनको जाके अगर ये पैसे दे आए तो जेल इस बंदे को रिहा कर देगी, कोर्ट रिहा कर देगी, कहेगी तुमने तो पैसे दे दिए इन लोगों के नुकसान करने के बाद, तो तुम्हें हम रिहा कर देंगे, तुम क्रिमिनल नहीं हो, ठीक है। तो उन जगहों पे ये सूट करता है, वरना हर तरह के क्रिमिनल्स पे ये वाली थ्योरी अप्लाई नहीं होती, जो कि हैं ही जहनी मरीज, उनको आप जेल में डालो, क्यों उनको आज़ाद छोड़ा हुआ है। फिर आता है रिच ऑफेंडर्स में नॉट फील पनिश्ड। अच्छा, जो रिच ऑफेंडर्स हैं, यानी कि जो आपने अभी रिसेंट कुछ केसेस देखे थे कि एक बिगड़े हुए जो बच्चे नहीं होते, अपने माँ बाप की गाड़ियाँ लेके सड़कों पे निकले होते हैं और लोगों को कुचल रहे होते हैं, अपनी अमीर गाड़ियों से, BMW या प्राडो से कुचल रहे होते हैं, गलत काम करते हैं वो, क्योंकि ज़ाहिर है इनको एहसास ही नहीं है इनकी हरकतों का। ये मिसाल के तौर पे किसी के बच्चों को उड़ा देंगे गाड़ी से, वो मर जाएंगे, आप उनके फैमिली को आराम से जाके पैसे दे आओगे, क्योंकि आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तो ये बड़ी गलत चीज़ है, क्योंकि इस तरह की थ्योरी को ना ये अमीर लोग बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं। उनको लगता है हमने किसी की जान ले ली, कौन सी बड़ी बात हमने की है, ये लोग पैसे फिर निकल जाते हैं। तो इसलिए इस तरह की थ्योरी को ये अमीर लोग बहुत मिसयूज़ करते हैं, ऑफेंडर्स और क्रिमिनल बहुत मिसयूज़ करते हैं। पूरे ऑफेंडर्स में नॉट पे, और जो क्रिमिनल्स हैं जो बहुत गरीब हैं उनके लिए भी ये सूट नहीं करती, क्योंकि ज़ाहिर है वो पैसे नहीं दे सकते। फिर आते हैं मनी कैन नॉट ऑलवेज रिपेयर हार्म्स। कह रहे हैं कि हर दफ़ा पैसा एक इंसान की ज़िंदगी को रिकवर नहीं कर सकता। देखो ना, अगर आपने किसी बंदे की फैमिली की जान ले ली है, वो बंदा उस फैमिली के लिए बहुत कीमती है, ठीक है। आप उनको ऑफ़र दे रहे हो मुझसे 10 करोड़ ले लो, मुझसे इतना ले लो, वो फैमिली वाले कहेंगे आपने तो हमारे वालिद की जान ले ली है, अब आपके पैसों का हम क्या करें। लिटरली आप कभी कभी पैसों से ना एक इंसान की ज़िंदगी में आई तकलीफ़ को कभी ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप पैसे दे के उनकी तकलीफ़ ख़त्म कर सकते हो, लेकिन कुछ क्राइम्स ऐसे हो जाते हैं इंसानों से जहाँ पैसा काम नहीं आता। तो ये चीज़ हमें इस थ्योरी में नेगेटिव दिखी। फिर आता है कंक्लूजन में आपने लिखना है थ्योरीज ऑफ द पनिशमेंट एक्सप्लेन व्हाई क्रिमिनल्स आर पनिश्ड। अच्छा, ये जो थ्योरी का टॉपिक आप लोगों ने सीखा आज मेरे साथ, जिसमें हमने ये जाना कि इन क्रिमिनल्स को किन वजूहात पे पनिशमेंट मिलती है। तो आप सबने जाना कि क्रिमिनल्स को उनकी हरकतों की वजह से पनिशमेंट मिलती है। कुछ क्रिमिनल्स ज़ाहिर हैबिचुअल होते हैं, आदत वाले होते हैं कि वो जानबूझ के बार बार सेम क्राइम करते रहेंगे, वो ठीक होने वाले नहीं हैं। तो उनके बारे में हमने ये जाना कि उन पे कौन सी थ्योरी फिट करती है ज़्यादा। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा कि क्या हैबिचुअल क्रिमिनल पे रिहेबिलिटेशन थ्योरी सूट करेगी कि नहीं। रिहेबिलिटेशन थ्योरी वो वाली है जिसमें ये सिखाया गया कि एक क्रिमिनल को दोबारा से ठीक किया जाएगा। अगर नहीं किया जाता तो आप मुझे लाजमी बताएगा, ताकि मैं देख सकूं कि मेरी वीडियो आप लोगों को इजीली समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ये बात यहाँ लिखी है कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं इनके बारे में हमें ये सिखाया गया कि इन पर कौन सी थ्योरी सूट कर सकती है, ठीक है। इतना ही था इस वीडियो में। होप सो आपको अच्छी लगी हो, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके और सीख सकें।